प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ से थोड़ा और भी कम होगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कई केसेस में पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो रिटर्न्स निगेटिव आ रहा है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेरीज आए आप लोग के ना कि रिटर्न निगेटिव क्यों आ रहा है। पहले कई बार मैं ये कवर कर चुका हूँ, रीज़न भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेरीज आ रहे हैं। तो फिर से एक बार डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह के डेट म्यूचुअल फंड में या डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्यों इनका जो रिटर्न्स है वो ऊपर या नीचे जाता है और पिछले कुछ दिनों से रिटर्न्स क्यों नीचे जा रहा है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद S&P का अपग्रेड मिला है ना, मतलब जो फोरकास्ट वो करते हैं जीडीपी फोरकास्ट, तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले उन्होंने बढ़ा कर दिया है। जानेंगे कितना बढ़ाया है। और साथ ही ईरान और इजराइल फ्रंट पे भी कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। ये डेट फंड्स को क्या हो गया ना, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कट में तो डेट फंड का रिटर्न ऊपर जाना था, फिर नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, वीडियोज़ अगर आप वॉच करते हैं ना तो मोस्टली ट्राई करें रेगुलरली वॉच करें। ठीक है ना, एक महीने में आपने कुछ सुन लिया, उसके बाद फिर से एक महीने तक गायब होगा, उसके बाद फिर से वापस आएंगे, तो ऐसे आपका कंटिन्यूटी छूट जाएगा ना कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है ना, तो अगर आप सीरियसली ना जो भी एजुकेशनल चीज़ें इसमें बताई जाती हैं उसको अगर आप सही से समझना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज सही से बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा कंटिन्यूटी लाएं ना। कोशिश करें कि जब भी टाइम मिले सुन लें, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम जो भी मार्केट में चल रहा है उसको अपडेट करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ना पहले भी कई बार मैंने अपडेट किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, इसलिए बार बार ये क्वेरी आ रहा है, इसलिए फिर से मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेट फंड्स हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है उनको। ठीक है, वो उनका जो परफॉर्मेंस है पूरी तरह से इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उनके लिए थोड़ा निगेटिव होता है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगता है तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और डेट फंड्स का जो परफॉर्मेंस है, प्राइस बोलें या फिर परफॉर्मेंस है या जो रिटर्न्स है, वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, पहले भी कई बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, अब मैं डेट वाइज आपको समझा देता हूँ ना, पिछले कुछ दिनों का जो मार्केट में अप डाउन चल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट सिनारियो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई निगेटिव रिटर्न आ रहा है। देखिए यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसको आराम से समझें। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार समझें। ठीक है, मैं 17 साल प्लस से ये कर रहा हूँ, तो मेरे लिए शायद ये समझना आसान है, लेकिन कोई नया है उसके लिए हो सकता है मुश्किल हो। तो 3 बार 4 बार देखें, समझें इसको। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने शुरू किया है जून 04 2025। ठीक है, इसको ध्यान से समझें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए उस समय यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट, ये 10 ईयर G-Sec इंडिया का जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका यील्ड है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कैसे ये मूव करता है ये देखिए। तो जून 4 2025 को था ये 6.21%। इसी का हाई, दिन में हाई कितना गया, लो कितना गया, परसेंटेज चेंज कितना, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। 6.21%। जून 5 को ये घटा, ठीक है ना, 6.18% हो गया। घटा मीन्स डेट फंड्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, यही इंटरेस्ट रेट, इसकी बात मैं बोल रहा हूँ, घटा मतलब पॉजिटिव होगा, थोड़ा रिटर्न आपका बढ़कर आएगा। ठीक है, तो ये क्यों घटा, क्योंकि जून 6 को आरबीआई का डिसीजन आने वाला था रेट कट से रिलेटेड, और मार्केट को पहले से पता था कि रेट कट आने वाला है। ठीक है, लेकिन मार्केट सोच रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, लेकिन रेट कट कितना आया, 50 बेसिस पॉइंट्स का। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए जून 5 को पहले ही थोड़ा सा यील्ड नीचे आ गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि भाई रेट कट होगा ही। अब जून 6 को देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, यील्ड अगर देखें ना 6.23%। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इसके कारण ये जो यील्ड है ये तेज़ी से नीचे आना चाहिए था ना। 6.1% आ जाता तो लगता कि नहीं सही हुआ, तो फिर उल्टा क्यों चला गया। ठीक है, ये समझें आप। तो देखिए यहाँ पे अगर आप हाई और लो देखेंगे ना, तो हाई और लो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लो देखिए 6.13% गया था। ठीक है, तो जब आरबीआई ने ये
डिसीजन सुनाया कि भाई इस बार हम 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कर रहे हैं, दैट इज़ 0.5% का। तो उसके कारण बॉन्ड मार्केट में खुशी की लहर दौड़ गई और बॉन्ड यील्ड बहुत तेज़ी से गया 6.13%, इसीलिए जो लो आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद आरबीआई ने अनाउंस किया कि ठीक है भाई, रेपो रेट तो कर रहे हैं, रेपो रेट कट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा रेपो रेट कर दिया, 100 बेसिस पॉइंट कर दिया, इस बार 50 बेसिस पॉइंट कर दिया। तो आगे जो हमारा स्टैंस है वो एकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब ये होता है कि भाई आने वाले पॉलिसी जो भी मीटिंग्स है उसमें और भी हम रेट कट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप न्यूट्रल कर देते हैं तो हुआ कि नहीं भाई, देखेंगे माहौल कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा चला, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं है कि हम रेट कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये स्टैंस चेंज हुआ तो मार्केट ने, बॉन्ड मार्केट ने उसे बहुत निगेटिव ले लिया कि अरे अब पता नहीं रेट कट होगा नहीं होगा, होगा भी तो शायद बहुत कम होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप हाई देखें ना जून 6 तो 6.24% आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव चला गया बॉन्ड मार्केट, यहीं से आपका जो रिटर्न्स है ना वो नीचे जाने लगा होगा, आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन निगेटिविटी आ गया मार्केट में, जून 9 देखिए अगेन और ऊपर चला गया निगेटिविटी, उसके बाद से लगातार ऊपर है ना 6.29, उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ आने लगा ना, मतलब 16 जून से थोड़ा बहुत रिलीफ आने लगा, लेकिन उसके बाद फिर से जो ईरान इजराइल का वॉर है वो एस्केलेशन पॉइंट पे जाने लगा, बढ़ने लगा। तो फिर आप देखिए ना यहाँ पे 19 जून, ठीक है, ये 6.3% चला गया, बहुत तेज़ी से ऊपर गया और ऊपर ही रहा, ठीक है, फिर से ऊपर रहा, प्रॉब्लम आया। उसके बाद जून 24 को देखिए कितना गिर गया, 6.24% हो गया यील्ड। क्यों? क्योंकि सीज फायर, कि भाई ईरान इजराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा था फॉर द टाइमिंग रिजॉल्व हो गया है, तो वहाँ पे रिलीफ मिला, गिरा, जो कि अगेन बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था। उस दिन देखेंगे तो रिटर्न्स आपके बढ़कर आए होंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे, उस दिन तो नहीं, उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद जून 25 देखिए फिर से ऊपर चला गया 6.28%। अब ये किस खुशी में ऊपर चला गया? तो देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि लिक्विडिटी बहुत कम था, तो आरबीआई ने लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया और इंटरेस्ट रेट कट शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रहा था, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में, ठीक है। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी डाल दिया तो सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गया। फिलहाल सिस्टम में लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे सरप्लस लिक्विडिटी तो अबाउट 2.4 लाख करोड़ का चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो अब आरबीआई को क्या करना है कि भाई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसे कम करना है, ठीक है। तो आरबीआई अब क्या कर रहा है कि ऑक्शन कर रहा है 1 लाख करोड़ का ऑक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्शन इसलिए किया जा रहा है कि सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है उसे निकाला जाए। तो ये 7 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन करने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं VRR ऑक्शन, ठीक है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, ठीक है। इसकी मदद से 1 लाख करोड़ का जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट से उसे निकाला जाएगा। अगेन जब आप एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से निकालेंगे तो ये बॉन्ड मार्केट के लिए निगेटिव हो गया, इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे फिर से ऊपर चला गया। और ये जो शॉर्ट टर्म का होता है ना, जो VRR है, तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट आपका होगा, ठीक है ना, उस पर कहीं ज़्यादा निगेटिव असर पड़ा होगा इसके कारण, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो फ़र्क पड़ा ही, शॉर्ट टर्म में कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको। और आज का लेटेस्ट अगर आप देखेंगे ना, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय, क्योंकि क्लोजिंग तो ऑफकोर्स, क्योंकि ये तो एवरी सेकंड चेंज करता है ना, लेकिन हाँ जब रिकॉर्ड करें उस समय अबाउट 6.26% के आसपास है। तो अगर यहीं पे मेंटेन होता है, इससे नीचे जाता है, तो फिर से रिटर्न्स आपके थोड़े बढ़कर आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिलहाल सिनारियो है, यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा का रेट कट अब नहीं लगता है कि होगा, ठीक है। तो जैसे कोई गिल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर वैसे डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो अब बहुत ज़्यादा रिटर्न आइडियली हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने काफ़ी दिनों पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि मेरा भी डेट इनफैक्ट गिल्ड फंड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, जो कि मैंने निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया, क्योंकि अब ये मतलब नहीं बनता यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न। और एनी हाउ मतलब मैं रिटर्न जनरेट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता हूँ, ठीक है।
डेट में मोस्टली मैं शॉर्ट टर्म डेट में रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट टर्म डेट में भी इससे निगेटिव असर पड़ता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता और कुछ दिनों में वो रिकवर कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता है। जबकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण। रिटर्न भी आपका बढ़कर आएगा, लेकिन हाँ, जब निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा इंटरेस्ट रेट तो आपका जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम होकर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो मोस्टली इस तरह के सिनारियो में अगेन मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ना कि अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, डेट में, तो हमेशा ही आप सिंपल फंड्स के लिए जाएं। 6 मंथ्स तक का होराइजन है तो लिक्विड फंड, 6 मंथ्स टू 1 ईयर है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, और मोर देन 1 ईयर है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड। सिंपल, यहाँ पे कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का आइडिया है, समझ है, तब ऑफ कोर्स आप ज़्यादा ड्यूरेशन वालों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब तो ज़्यादा ड्यूरेशन वालों का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अगर कोई कहता है मैं अभी से स्टार्ट करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करूँगा ना लॉन्ग ड्यूरेशन, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा रेट कट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो पर्सनली मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं फ़िलहाल बहुत जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड फंड्स हैं उसमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इन्वेस्टमेंट करने का समय था, लेकिन काफ़ी पहले था ना, लास्ट ईयर या उससे भी पहले से मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1-2 साल के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी मोस्टली अब यहाँ से फिर से कोई चाहेगा कि इन्वेस्ट करके 10% प्लस का रिटर्न जनरेट कर सके, मुश्किल लगता है। क्या होगा फ्यूचर, नोबडी नोज ना, वो तो अलग चीज़ है, मुश्किल लगता है, ठीक है। तो मोस्टली जो रिटर्न ज़्यादातर आना था वो आ चुका है। यहाँ से अगेन अगर रेट कट होता है मान लीजिए, तो थोड़ा बहुत और रिटर्न आ सकता है। इसको इस तरह से देखें। अब हम जान लेते हैं कि S&P ग्लोबल ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर क्या बोला हुआ है। तो देखिए, S&P ग्लोबल ने पहले इंडिया का जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल 26 के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 उसने बोला था 6.3%, ठीक है। अब उसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है, तो पॉजिटिव, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये क्यों बढ़ाया गया, किस खुशी में बढ़ाया गया, तो बोल रहे हैं कि वह मानसून यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इनकम टैक्स कंसेशंस, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्रूड ऑयल के तो चांसेस हैं कि भाई आने वाले सालों में कम ही रहेगा। और मॉनेटरी ईजिंग, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो इसके कारण उम्मीद है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट थोड़ा बढ़कर आएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 6.7% रखा है, ठीक है। ऑफकोर्स ये पॉजिटिव है। और सिर्फ इंडिया के लिए, चाइना का भी बढ़ाया उन्होंने। चाइना का 3.5% से बोल रहे हैं कि नहीं, अब 4.3% से ग्रो करेगा, ठीक है। ऑफकोर्स इंडिया से बहुत कम है, लेकिन हाँ, वहाँ भी बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरे जो इकनॉमीज़ हैं ना, बोल रहे हैं कि जो दूसरे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकनॉमीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में तो प्रॉब्लम चल रहा है अभी। लाइक मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, बोल रहे हैं कि सभी जगह जो GDP ग्रोथ रेट है वो पहले के मुकाबले, या जो पहले माना जा रहा था कितना आएगा, उसके मुकाबले काफ़ी कम आएगा, ठीक है। उसके बाद ईरान और इजराइल और US, हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का सीज फायर है। यू नेवर नो कब से ये सब स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो US के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, JD वेंस, उन्होंने कंफर्म किया है कि 400 किलोस का हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, जिससे कि 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया जा सकता है, वो गायब है। उसके बारे में पता नहीं चल रहा क्या हुआ। 400 kgs का, ठीक है, और ये 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, ठीक है। तो अब खोजा जा रहा है क्या हुआ, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो अटैक हुआ ना US की तरफ से, उससे पहले ही उन्होंने बहुत कुछ वहाँ से निकाल लिया था ईरान में, ठीक है। वो कहाँ है, किस हालात में है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है ना, क्योंकि इसी के लिए तो लड़ाई शुरू हुआ। फिर हुआ कि नहीं भाई ये सब अब जो भी मामला था सेटल कर दिया गया है, तो लड़ाई बंद किया गया। अब फिर बोला जा रहा है कि नहीं भाई, मामला तो सेटल हुआ ही नहीं, यूरेनियम का जो इनरिच्ड पार्ट है वो तो पूरा बचा हुआ है, ठीक है। ईरान भी बोल रहा है कि नहीं, हम तो भाई करेंगे ही, मतलब वो तो हमेशा बोला है ना, पीसफुल के लिए हम कर रहे हैं, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं। वो तो शुरू से बोलता है, फिर से वही बात रिपीट कर रहा है, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात है कि अगर प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो आपको जो यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है वो 90% प्लस का, और ये जो फिलहाल वो 60% बोला जा रहा है। बट हाँ, आने वाले कुछ समय में उसे 90% प्लस किया जा सकता है, क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी तो है ना, धीरे धीरे वो कर ही रहा है। लेकिन हाँ, ये जो 60% प्लस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। इससे सो कॉल्ड डर्टी बॉम्ब्स बनाया जा सकता है ना, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन इससे भी छोटा मोटा जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज किया जा सकता है, ठीक है, ये 60% से। और यहाँ पे रिस्क यही रहता है ना कि हमास है, हिजबुल्ला है, हुतीज़ है, फिर इराक में भी इनके लोग हैं। तो अगर वो उन लोगों के हाथ ये सब कुछ लग गया
ठीक है, तो छोटे मोटे एरियाज़ में वो बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो अगेन ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है, ठीक है, फिर से ये कहीं मामला एस्केलेट ना हो जाए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।